तो अब हम बात करेंगे नाभि नले कोड़ी की समस्या का समाधान कैसे करना है। देखिए, किसी भी समस्या के समाधान में जब हम बात करते हैं, न केवल नाभि नले और कोड़ी, चाहे वो बैक पेन हो, नी पेन हो, सर्वाइकल हो, पेट की समस्या हो, तो उसमें 3 चीज़ों का मुख्य आधार होना चाहिए। पहला है कि आपकी डाइट सही होनी चाहिए। जब भी हम किसी भी बीमारी का इलाज करें तो डाइट का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि आहार ही आपकी मेडिसिन है और मेडिसिन ही आहार है। यानी कि जब अगर हम आहार को एज ए मेडिसिन लेंगे तो हमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है ना, तो वही आपकी मेडिसिन बन जाएगी। तो आपकी बीमारी क्या है, आपकी शरीर के अंदर किन चीज़ों की कमी है, अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए डाइट का रोल अदा करेंगे, यानी कि डाइट लेंगे, तो वही आपकी मेडिसिन का काम करेगी। आपको कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब नाभि नले और कोड़ी की समस्या होती है तो ये पेट की समस्याएं हैं। पेट की समस्याएं हैं, पेट में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वॉमिटिंग वाली जितनी भी कल हमने बातचीत करी थी, वो सिम्टम्स में हमें ये ध्यान करना है कि ऐसी समस्याओं में हमें डाइट में एक तो मौसम के अनुसार फल और सब्जियां ही खानी हैं। जो भी आपके मौसम में है, आप जिस मौसम में रहते हैं या जो मौसम चल रहा है, उस मौसम में जो भी फल आ रहे हैं, जो भी सब्जियां हैं, जो भी सलाद हैं, हम उनका ही इस्तेमाल करें। हैवी डाइट से बचने का प्रयास करें। यानी कि हैवी डाइट का मतलब जिस भोजन को पचाने में 4 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, उन खाद्य पदार्थों से हम परहेज करें। जैसे राजमा है, चावल है, उड़द की दाल है, छोले हैं, है ना, इन सब चीज़ों को, या गोभी है, अरबी है, इन सब चीज़ों को पचने में कम से कम 5 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। कहा जाता है कि राजमा, छोले, चावल, उड़द की दाल, इन सब का असर हमारी बॉडी में 72 घंटे तक रहता है। यानी अगर हम आज की डेट में इन चीज़ों को खाएं तो आने वाले 3 दिनों तक इनका असर आपके शरीर में रहेगा। तो इन चीज़ों को हमें खाने से बचना चाहिए। तो सुपाच्य भोजन और संतुलित भोजन हमें लेने की आवश्यकता है। तो हरे पत्तेदार सब्जियां आप इसमें इस्तेमाल करिए। आप जो भी फल, सब्जी, सलाद, दाल का इस्तेमाल करते हैं तो प्रयास करिए कि आपको छिलके वाली चीज़ें ही खानी हैं। बिना छिलके वाली ना तो सब्जी खानी है, ना दाल खानी है, ना सलाद खाना है, ना ही कोई फल ऐसा खाना है। जो छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं, उन फलों का भी हम अवॉइड करें, उनका भी इस्तेमाल ना करें। तो हमारी डाइट हमारी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि डाइट ही एज ए मेडिसिन का रूल यानी कि रूप अदा करेगी, यानी कि उसके रूप में काम करेगी, है ना। दूसरा है कि हमारा ट्रीटमेंट ऐसा हो जिसका हमारे को साइड इफेक्ट कम से कम हो। हम किसी भी बीमारी को, ना केवल नाभि नले और कोड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करें तो उस समय पर ऐसे उपचार का सहारा लें जो साइड इफेक्ट कम से कम करें। कई बार हम इलाज के तौर पर इलाज तो कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इलाज कराने के चक्कर में 2 नई बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर, ऐसी जगहों पर हमें यह ध्यान करना है कि हम जिन भी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक हमें इफेक्टिव हो और दूसरा साइड इफेक्ट लेस हो, यानी कि साइड इफेक्ट कम से कम हो। तो डाइट, ट्रीटमेंट और तीसरा है एक्सरसाइज, कि हमें उन बीमारी से रिलेटेड कुछ न कुछ योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके ठीक बनने में और ठीक बनाए रखने में, दोनों में ही फायदा करते हैं। यानी कि आप अगर बीमार हैं तो उसको ठीक रखने में, ठीक होने में मदद करेंगे, और दूसरा ठीक है तो ठीक रखने में आपकी मदद करते हैं। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी करनी है जो आपकी नाभि नले और कोड़ी में फायदा पहुंचाते हैं। उन एक्सरसाइज से परहेज करेंगे जहां करने से इन बीमारियों में बढ़ोतरी हो सकती है ना। तो हमें उन एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम नाभि नले और कोड़ी में कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। खास तौर से ये हमें ध्यान करना है कि उन एक्सरसाइज से बचना है जहां पर नाभि नले कोड़ी में झटका लगने से हमारे को कोई दिक्कत हो सकती है ना। तो प्रिकॉशन क्या करना है, जब भी हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे या जो लोग नाभि नले और कोड़ी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको
वजन उठाने से बचना है। उनको वजन उठाने वाला कोई भी काम नहीं करना है। उनको खाली पेट कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी है। उनको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, है ना। और तो और ये भी ध्यान करना है कि जब हम कहीं भी सफ़र कर रहे हैं ऐसे नाभि नले और कोड़ी वाले, तो वो ध्यान करें कहीं पर भी झटका ना लगे। तो वजन उठाने से बचना है, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं और शरीर के साथ जास्ती नहीं करनी। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी फिजिकल कंडीशन यानी कि जो अलाउ नहीं कर रही है, और हमें झटके से बचना है। जब हम ट्रीटमेंट करें तो क्या ध्यान करना है, ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट यानी कि जो नाभि नले और कोड़ी से परेशान हैं उनका खाली पेट ही उपचार करें। हाँ, उपचार के बाद आप कुछ भी खिला सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जरूर खाने के लिए दे सकते हैं। जैसे इसमें आमतौर से कहा जाता है कि अगर नाभि नले और कोड़ी का कोई मरीज है तो उसको गर्म हलवा खाना बहुत अच्छा है। उपचार के बाद में कहा जाता है कि गर्म चाय पीनी अच्छी है। अगर उसके बाद में, वैसे तो चाय आपको नुकसान करेगी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में आप 2 बिस्किट चाय ले सकते हैं। नहीं तो एक खाली आप हलवा ले लीजिए सूजी का बना हुआ, उससे भी आप ट्रीटमेंट कराकर तुरंत उसका सेवन करो, यानी कि उसे खाएंगे तो आपको मदद करेगी, है ना। और अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हैं तो आप केला भी खा सकते हैं, आप सेब भी खा सकते हैं। केला खा सकते हैं, सेब को सेकेंडरी रखेंगे, सेब को केला ना मिलने पर आप ले सकते हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट को करते समय पर खाली पेट ही करें। उनको लेटने उठने बैठने का भी तरीका जरूर बताना है कि उनको हमेशा करवट का सहारा लेकर ही बैठना है, करवट का सहारा लेकर ही लेटना। ये सभी के लिए है, नाभि नले और कोड़ी तीनों के लिए है। तो इनको हम एक कॉमन उसमें रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि जब हम इन पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं तो खाली पेट करें। दूसरा, कुछ जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म हो जाए कुछ ना कुछ खाकर ही वहां से अपना स्थान छोड़ना है। तुरंत खाली पेट हमें ट्रीटमेंट कराने के बाद अपना स्थान नहीं छोड़ना है। तो पेशेंट को जरूर कहना कि आप साथ में कुछ ना कुछ लेकर आइए। तीसरा, जब भी ये ट्रीटमेंट करें तो कपड़े जितने लूज हो सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है ना, ताकि ट्रीटमेंट आप आराम से दे सकें, उसके ऊपर उसका असर उतना ही लाभदायक हो, उतना ही बेनिफिट हो सके। और चौथी चीज़ जो लास्ट है कि हमें ये ध्यान करना है कि जब हमारा ट्रीटमेंट हो जाए तो तुरंत नहीं उठना है, थोड़ी देर लेकर करवट लेकर ही उठना है कि कहीं आपका ट्रीटमेंट जितना आपने करा है कहीं झटके से, तेजी से उठने से, गलत तरीके से उठने से वो खराब हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान करेंगे। तो और उपचार करते समय सबसे पहले न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करता है, क्योंकि ये तीनों ही समस्याएं एसिडोसिस की समस्याएं हैं। हमने बात करी थी पिछले सेशन में कि ये तीनों ही समस्याएं, बॉडी में जब एसिड का लेवल बढ़ता है, बॉडी में जब एसिड की मात्रा बढ़ती है तो आपको ये समस्याएं ज़्यादा आती हैं। तो उस समय पर सबसे पहले एक न्यूरोथेरेपिस्ट आपकी बॉडी का एसिड लेवल डाउन करेगा, यानी उन पेशेंटों का एसिड लेवल डाउन करेगा, जिसके लिए वो 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगा। 3 फॉर्मूले, जिसमें एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला है, जिसमें ए हेपरिन ट्रीटमेंट फार्मूला है और जिसमें किडनी क्लियर फार्मूला है। एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला आपकी बॉडी से एसिड को रिमूव करने के लिए दिया जाता है। ए हेपरिन फार्मूला भी आपकी बॉडी से एसिड को रिमूव करने के लिए दिया जाता है। और तीसरा कि किडनी क्लियर फार्मूला जब हम दे रहे हैं तो जो आपने एसिड ब्लड में फिल्टर करा है, ब्लड में उसे रोटेट करा है, किडनी उसे फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल दे। तो सबसे पहले हमने उनकी बॉडी का एसिड लेवल डाउन करना है ना। तो उसके लिए एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, ए हेपरिन फार्मूला और उसके बाद में हमारा किडनी क्लियर फार्मूला आएगा। ये ट्रीटमेंट देने के बाद में फिर आप नाभि नले कोड़ी को सेट करेंगे। ये ट्रीटमेंट आपने दे दिया, अब इसके बाद में नाभि नले कोड़ी को सेट करेंगे और फिर उसके बाद में एक फॉर्मूला जाएगा जो उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि उनकी नाभि ऊपर खिसकी हुई है, उनकी नाभि नीचे खिसकी हुई है, उनकी नाभि दाएं है या बाएं है या नले है या कोड़ी है। ये सब उसके बाद की कहानी है। यानी कि
3 प्रोसेस में ट्रीटमेंट आपने देना है। पहला, उनके एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, ए हेपरिन फार्मूला, और तीसरा किडनी क्लियर फार्मूला। इसके बाद में उनकी नाभि सेट करनी है, नले सेट करने हैं, कोड़ी सेट करनी है, और उसके बाद में फिर फिजिकल ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट फिर वो आपने अप्लाई करना है, जिससे कि जो आपने सेट करा है वो परमानेंट वहीं पर सेट बना रहे। और उसके बाद में फिर उनको कुछ खिलाकर आप उनको 2 मिनट के बाद खड़ा कर कर भेज सकते हैं। जब हम इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो तीनों ही बीमारियों में हम कुछ ना कुछ रिजल्ट जल्दी ला सकते हैं। पेशेंट, अगर पेशेंट्स के साथ में ट्रीटमेंट लेगा, पेशेंट भी कुछ अपनी जो आपने बताई है उनका ध्यान रखेगा, तो उसमें आपको फायदा होगा। अब इन पेशेंटों के साथ एक और दिक्कत ये आती है कि ये पानी का इंटेक भी कम करते हैं। तो पानी का इंटेक भी इनका बढ़ाना है, क्योंकि एसिडोसिस की समस्या है तो निश्चित तौर पर तभी आएगी जब पानी की मात्रा कम होगी, है ना। तो पानी की मात्रा को भी बढ़ाना है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान करनी है कि ऐसे पेशेंटों को केवल और केवल सिंपल पानी पीने की सलाह नहीं देनी है। तो कभी भी इन पेशेंटों को नॉर्मल पानी नहीं पीना है, यानी कि सिंपल पानी नहीं पीना है। उस पानी में कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर कर पीना है। चाहे उसमें आप ग्लूकोज डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉल डाल सकते हैं, आप उसमें कुछ चीनी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं, रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं, खसखस डाल सकते हैं, या कुछ भी आप उसका नेचर चेंज कर कर ही पानी का इस्तेमाल करना है। जैसा आपको पसंद हो, नमकीन हो सकता है, मीठा हो सकता है, थोड़ा खट्टा हो सकता है, लेकिन नींबू पानी के रूप में हो सकता है। तो आपने प्लेन पानी इन पेशेंटों को पीने की सलाह नहीं देनी है। कई बार प्लेन पानी पीने से इनके पेट में दर्द आ जाता है, लूज मोशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग की फीलिंग बढ़ सकती है। कई सारे लोगों को प्लेन पानी पीने में भी समस्या होती है। तो प्लेन पानी इन लोगों को नहीं दें। और कम से कम, अगर गर्मियों का मौसम है तो कम से कम 13 से लेकर 15 गिलास पानी इन लोगों को पीना ही चाहिए। पानी बैठकर पीना है, खड़े होकर पानी नहीं पीना है, तसल्ली से पीना है, और कोशिश करेंगे हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी का ये इंटेक करें। अगर सर्दियों का मौसम है तो फिर आप 9 से 10 गिलास पानी भी पी सकते हैं। तो उसमें भी आपने खड़े होकर पानी नहीं पीना है, बैठकर पीना है, तसल्ली से पीना है, और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो 15 मिनट पहले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर हमने देखा है कि नाभि, नली और कोड़ी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वरना ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं जो ना केवल शारीरिक रूप में आपको परेशान करती हैं, मेंटल रूप में यानी कि मानसिक रूप में भी आपको परेशान कर सकती हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जहां पर लोग नाभि, नले और कोड़ी के साथ साथ वो मेंटल डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, मेंटल एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको बेचैनी, घबराहट, उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं। और ऐसा भी अनुभव आया है कि जब ये लंबे समय तक इन समस्याओं से पीड़ित होते हैं तो डिप्रेशन का एक सीवियर लेवल को भी क्रॉस कर जाते हैं। उस समय पर सुसाइडल थॉट्स भी इन पेशेंटों को आ सकते हैं, यानी कि वो अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। ऐसे लेवल पर भी ये पेशेंट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे पेशेंटों की साइकोलॉजी को भी ठीक करना जरूरी है। यानी कि जब आप इन पेशेंटों को ट्रीटमेंट दें, ये सभी पेशेंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए कॉमन आपको बात कर रहा हूँ इस समय पर, कि जब भी हम इन पेशेंटों को देखेंगे तो इन पेशेंटों को ट्रीटमेंट देने से पहले इन लोगों की सुनना जरूरी है। यानी कि आधा पौन घंटा पहले दिन, भले ही पहले दिन आप इनका ट्रीटमेंट करें या ना करें, लेकिन इनको अच्छे से सुनना है और इनको एक बिलीव सिस्टम में लाना है कि आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। अगर उनका विश्वास आप पर हुआ तभी आप ठीक कर पाएंगे। अगर उनका विश्वास आप पर नहीं है तो शायद आप चाहकर भी उनको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों को पहले सुनना है, समझना है, इनकी कहानी को सुनना है, क्योंकि कई बार इनकी आज की समस्या इनके सालों पुरानी गलतियों की वजह से हो सकती है। आज जो समस्याओं का सामने कर रहे हैं उसका पिछले 10-15 साल पुराना कारण हो सकता है। तो इन लोगों को समझ कर ही ट्रीटमेंट देना है। केवल
डायरेक्ट ट्रीटमेंट पर नहीं जाना है। तो इनको सुनना, समझना, उनको समझाना, ये तीनों ही प्रोसेस में होना चाहिए। पहले आराम से सुनना है, फिर उनको समझना है, और आपको समझ आने के बाद उनको समझाना है कि भाई आपकी ये समस्याएं हैं, हम इस तरीके से चलेंगे तो हम इन पर ट्रीटमेंट करेंगे। और तीसरा मतलब अगला जो पॉइंट है कि इनको आपको तसल्ली से समझाना है कि ये कोई जादुई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यम से दावा करते हैं कि हम एक झटके में, एक दिन में, एक सेकंड में, एक 5 मिनट के ट्रीटमेंट से आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो वहां से कहानी और गड़बड़ हो जाती है। ये अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि 10 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि ये समस्या 1 दिन में नहीं आई है, तो ये समस्या 1 दिन में जाएगी भी नहीं। तो सिस्टम की समस्या है, सिस्टम सारा हिल गया है, सिस्टम सारा गड़बड़ है। तो धीरे धीरे कर कर हम सिस्टम को ठीक करेंगे। तो 1 दिन में तो नहीं ठीक कर पाएंगे, लेकिन 1 दिन जरूर ठीक करेंगे, है ना। यानी कि 1 दिन में तो समस्या ठीक होना मुश्किल है, लेकिन डेली डेली अभ्यास करेंगे तो वो अभ्यास के बाद में 1 दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे पेशेंटों को 1 महीना लग सकता है, ऐसे पेशेंटों को 1.5 महीने लग सकते हैं, ऐसे पेशेंटों को 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है तो 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। ऐसे ऐसे अनुभव हमारे को आए हैं। कुछ 1 महीने में भी ठीक हुए हैं, कुछ 15 दिन में भी ठीक हुए, किनको 3-3 महीने में भी ठीक होने का समय लग सकता है। तो ऐसे पेशेंटों के साथ में बहुत समझदारी के साथ में आपने ट्रीटमेंट डिसाइड करना है, और ट्रीटमेंट उनको बताना है, ट्रीटमेंट उनको समझाना है। गलत गाइड नहीं करना है, गलत भरोसा नहीं देना है। कोई चमत्कार नहीं होता है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी कोई चमत्कारिक ट्रीटमेंट नहीं है। न्यूरोथेरेपी एक साइंस है, न्यूरोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति है जो धीरे धीरे प्रोसेस में ही किसी भी बीमारी का इलाज करती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो पेशेंट भी पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट कराए, और एक न्यूरोथेरेपिस्ट भी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए इन लोगों का ट्रीटमेंट करें, तो निश्चित तौर पर ये समस्याएं भी ठीक हो सकती हैं। जहां आज मेडिकल साइंस में ना ही इन समस्या का कोई समाधान है, ना ही इन समस्या का कोई परीक्षण है यानी कि डायग्नोज है, और ना ही कोई इन समस्या को समझने के लिए कोई टर्मिनोलॉजी है। तो उन सब चीज़ों से बचकर हम थोड़ा सा पॉजिटिव होकर काम करेंगे तो इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।